थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग। अब इसमें हमने देखा था वर्किंग ऑफ वीएआरएस। वर्किंग ऑफ वीएआरएस। अभी थोड़ी आवाज सही हुई है कि नहीं? वॉइस क्लियर है? यस सर। ठीक है, वर्किंग ऑफ वीएआरएस। अब इसमें आप लोग बताइए कि क्या चीज़ नया इसमें ऐड हुआ है, वीसीआरएस और इसमें क्या डिफरेंस है, कहाँ पर क्या। कोई भी इमेज देखिए आप, पहला या दूसरा। थोड़ा सा दूसरा इंटरेक्टिव है इसलिए मैंने इसको भी ऐड किया हुआ है, बाकी सब कुछ एक जैसा है। वीएआरएस क्या चीज़ हट गया आप लोग, मैंने ऊपर सबसे पहले ऊपर लाइन लिखा था कि इन वीसीआरएस the compressor is there, and in VRS the compressor is replaced with an absorber, pump and generator. Can you see in the picture? Can you see where is the compressor? Is there Yes, compressor or not? Compressor is available or not? compressor नहीं है, generator नहीं Compressor है। सर। नहीं है। Compressor has been replaced by absorber, pump and generator. You can see, we have condenser, we have expansion device, we have evaporator. This is evaporator. लिखा हुआ नहीं है अभी। evaporator. Okay. After evaporator in VCRS there is a compressor, but the compressor is replaced by whole these parts, components. What are the main parts? Are absorber, pump and once again generator. Okay. Or need to explain more, explain in detail. ये बताइए कंप्रेसर का क्या काम था? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंप्रेसर? टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ाना गैस का जो आ रहा है। टेम्परेचर एंड प्रेशर को बढ़ाना। ओके, टेम्परेचर एंड प्रेशर को बढ़ाना। ठीक है, यहाँ पे काम देखिए ऑलमोस्ट सेम होगा, अब यहाँ पे कुछ इसमें जो रेफ्रिजरेंट है वो सीएफसी टाइप के नहीं होंगे। सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन या क्लोरोफ्लोरो हाइड्रोकार्बन वो नहीं यूज होंगे। यहाँ पे होंगे कुछ बहुत ही सेट रेफ्रिजरेंट्स हैं जो कि कम टेम्परेचर, ज़्यादा नेगेटिव टेम्परेचर में नहीं काम करते हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर की ही कूलिंग करते हैं। सपोज 25 डिग्री सेंटीग्रेड से मुझे 15 डिग्री सेंटीग्रेड का कूलिंग चाहिए, 25 से मुझे 10 का कूलिंग चाहिए, मुझे आइस नहीं बनाना है, मुझे सिर्फ कूलिंग इफेक्ट चाहिए, तो उस केस में ये VRS यूज किया जाता है। एंड इन दैट VRS देयर इज अ सोल्यूशन। द सोल्यूशन इज टू टाइप्स। there are mainly used two types of the solution and these are also the refrigerants। NH3 हमने बताया था रेफ्रिजरेंट है, H2O भी रेफ्रिजरेंट है, और एक किस टाइप का रेफ्रिजरेंट है? इनऑर्गेनिक टाइप। ठीक है, NH3 का हमने बताया था क्या होगा रेफ्रिजरेंट का नंबर R717। H2O का क्या होगा? R718। 718। ओके, तो ये दोनों को मिक्स करके एक सोल्यूशन बनाया जाता है, लेकिन अब ये रेफ्रिजरेंट नहीं है। रेफ्रिजरेंट इन दोनों के सोल्यूशन में रेफ्रिजरेंट होगा ओनली NH3। दिस इज रेफ्रिजरेंट एंड दिस इज एब्जॉर्बर है, सॉरी एब्जॉर्बर, जो एब्जॉर्ब करेगा। किसको करेगा अभी देखिए। उसके बाद एक और टाइप का सोल्यूशन होता है, दूसरे टाइप का, एक होता है लिथियम ब्रोमाइड, एंड H2O। अब इस केस में
इन दोनों का सोल्यूशन होता है। अब इस केस में लिथियम ब्रोमाइड बन जाता है एब्जॉर्बर और ये बन जाता है रेफ्रिजरेंट। ओके, तो ये बताइए इन दोनों के सॉल्यूशन में दोनों यूज किए जा रहे हैं एज अ मतलब रेफ्रिजरेशन एक्शन के लिए, रेफ्रिजरेटिंग एक्शन के लिए। तो कौन ज़्यादा कूलिंग करेगा, लेफ्ट साइड वाला या राइट साइड वाला? NH3 प्लस वाटर या फिर वाटर प्लस LiBr लिथियम ब्रोमाइड, कौन से ज़्यादा इफेक्टिव होंगे? सोचो जरा भाई, कौन ज़्यादा कूलिंग दे सकता है, कौन ज़्यादा नेगेटिव या बोले तो टेम्परेचर को डिक्रीज कर सकता है, कौन करेगा? रेफ्रिजरेंट का मतलब है वो चारों तरफ घूमेगा, हर जगह जाएगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वापस आएगा, उस पॉइंट पे फिर से आएगा वापस। और रेफ्रिजरेशन सिस्टम के हर एक कंपोनेंट से होके गुजरेगा। रेफ्रिजरेंट का मतलब ये है। एब्जॉर्बर का मतलब ये है कि एब्जॉर्बर कुछ ही कंपोनेंट से ही जुड़े रहेंगे, जिसमें कंप्रेसर को रिप्लेस करके जो जो कंपोनेंट्स हैं उसमें एब्जॉर्बर जा सकता है। सर कोई बताएगा? कोई बताओ, ऐसे ही आप मतलब ऐसे ही ब्लफ कर सकते हो, बताओ, ब्लफ करो। सर NH3 and H2O। NH3 and H2O, करेक्ट, गुड। रेफ्रिजरेंट NH3 का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, मैंने बताया था कि रेफ्रिजरेंट बेस्ट तभी होता है जो उसका रेफ्रिजरेटिंग पॉइंट लो। किसका लो है, NH3 का या वाटर का? बताओ। NH3 एग्जैक्टली। वाटर का कितना होता है? वाटर का कितना होता है? सर 0 एग्जैक्टली। तो NH3 का होता है -77 डिग्री सेंटीग्रेड, और वाटर का होता है, अगर यहाँ पे वाटर रेफ्रिजरेंट है तो इसका यहाँ पे देखा जाएगा, ये कितना होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे तो ये रेफ्रिजरेंट काम ही नहीं आएगा, क्योंकि ये बर्फ बन जाएगा, आइस बन जाएगा इसके नीचे। लेस देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये आइस है, आइस बनेगा तो फ्लो कैसे करेगा इतनी सारी पाइप्स में, तो ये काम ही नहीं करेगा। तो माइनस में ये पहुंच सकता है, मतलब ये ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट दे सकता है। NH3 प्लस H2O के सोल्यूशन वाला। H2O तो एब्जॉर्बेंट है। अब एब्जॉर्बेंट का क्या काम है, वन बाई वन देखेंगे हम लोग। अब देखिए हम लोगों ने यहाँ पे वर्किंग के लिए लिख रखा है, सबको दिख रहा है क्या? यस सर। इवेपोरेटर का फंक्शन क्या होता है? द मेन फंक्शन ऑफ द इवेपोरेटर इज टू प्रोवाइड कूलिंग टू द एरिया विथ विच इट इज in contact. The chilled liquid will re-enter inside this evaporator and will receive heat from the evaporator and will convert into vapor. Heat लेने के बाद ये वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। हीट लेने के बाद ये वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। कौन? evaporator के अंदर जो रेफ्रिजरेंट है। evaporator के अंदर जो रेफ्रिजरेंट है, it will convert it into the vapor. ये है evaporator। यहाँ से लिक्विड के फॉर्म में आया, क्यों? हमने थोड़ा सा VCRs में याद कीजिएगा, अगर जैसे एक्सपेंशन डिवाइस से बाहर निकलता है उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, प्रेशर डिक्रीज होते ही वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? लिक्विड में। जैसे लिक्विड में कन्वर्ट तो एक्सपेंशन डिवाइस से पहले भी हो गया था। समटाइम्स सम वेपर्स आर नॉट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। जब एक्सपेंशन होता है टेम्परेचर डिक्रीज होते ही वो कंडेंस होता है और भी फास्टली फेज का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में। अब इवेपोरेटर जैसे लिक्विड में जाता है और हीट यहाँ से फिर से वही एप्पल से हीट लिया उसने, इस एप्पल से इसने हीट लिया, खुद का हीट लेने के बाद
उसका कन्वर्जन हो सकता है कि पूरी की पूरी तरह से लिक्विड वेपर में कन्वर्ट ना हो। अब यहाँ से वेपर मिलना स्टार्ट हो जाएगा, वेपर मिल चुका है, अब ये जा रहा है एब्जॉर्बर के अंदर, अब ये जा रहा है एब्जॉर्बर के अंदर। यहाँ पे देखिए ध्यान से, इवेपोरेटर कहाँ है, यहाँ पर है, कहाँ पर है, इसमें डायरेक्शन बताइए, ये सही है या ये सही है? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, कौन सा डायरेक्शन सही है? Sir, expansion to evaporator. No, I'm asking you, asking that which arrow is correct? This one, the horizontal one, or vertical one? Horizontal one. Horizontal one, because it is यहाँ पे थोड़ा सा ये दिखाया गया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेक्ट से, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज में चल रहा है। कोई बात नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमको सीक्वेंस पता है कि एक्सपेंशन डिवाइस के बाद कौन आएगा, एक्सपेंशन डिवाइस के बाद कौन आएगा? इवेपोरेटर। Evaporator. इवेपोरेटर से जैसे ही वेपर बाहर निकलेगा हीट लेके, किसका? एप्पल का, एप्पल का हीट लेके निकलेगा बाहर, वो जाएगा एब्जॉर्बर में। एब्जॉर्बर में कौन है? NH3 और H2 का सॉल्यूशन है, NH3 और H2O का सॉल्यूशन। अब यहाँ से देखिए क्या जा रहा है, लो प्रेशर NH3 वेपर। लो प्रेशर आपको पता है क्यों लो प्रेशर है? इवेपोरेटर से पहले कहाँ से आया था? एक्सपेंशन डिवाइस से। एक्सपेंशन डिवाइस ने ही इसका प्रेशर क्या कर दिया था? लो, लो किया, ठीक है। तो अब पहले से लो प्रेशर NH3 वेपर है, लो प्रेशर NH3 वेपर है। अब ये NH3 वेपर इस एब्जॉर्बर में मिला हुआ है। एब्जॉर्बर में कौन कौन है? NH3 और पहले से H2O था, इसमें NH3 मिल गया, तो क्या बन गया ये सोल्यूशन? NH3 प्लस H2O का सोल्यूशन बना है। H2O ने क्या किया? H2O ने क्या किया? कुछ हीट NH3 का उसने ले लिया, किसने ले लिया? H2O ने। आपको पता है वाटर की हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, उसने हीट ले लिया इससे। अब ये सोल्यूशन जो है NH3 और H2O का, ये सोल्यूशन जाएगा, ये बन जाएंगे स्ट्रॉन्ग, क्योंकि NH3 इसमें मिलता जा रहा है, तो स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन ऑफ Sir, NH3 your and voice is lagging. lagging a lot. Yes. Rani Rajput has led the meeting. Screen is visible clearly. Yes, sir. Screen is visible clearly. Yes, sir. Yes, sir. Your voice are coming very clearly, but I think my voice is clear now or not. Yes, sir. Some students are getting my voice. Sir, it's clear now. Okay. Okay, the strong solution of NH3 plus H2 is just getting ये लो प्रेशर था, तो यहाँ से ऊपर लिफ्ट नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे पंप लगा दिया गया। देख रहे हैं आप लोग, पंप लगाया गया है। अब ये पंप से ये सॉल्यूशन ऊपर गया, ऊपर जाके इसमें इस जनरेटर वाले कंटेनर में फिल कर गया। फिल हुआ यहाँ पे, देखिए ध्यान से, फिल हो गया है, ये भर गया है। NH3 प्लस H2O को हीटअप किया जा रहा है। जनरेटर क्या है? जनरेटर एक तरह से हीटर है, हीटर गर्म किया जा रहा है। वो जनरेटर नहीं है, इलेक्ट्रिक जनरेटर, वो वाला जनरेटर नहीं है। यहाँ पे हीटर एज अ हीटर है। यहाँ पे देख रहे हैं फ्लेम जल रहा है और हीट किया जा रहा है, इसमें हीट सप्लाई हो रही है। अब इस हीट सप्लाई की वजह से NH3 और H2O का वेपर बन रहा है, NH3 और H2O का वेपर बन रहा है। NH3 और H2O में कौन ज़्यादा, किसकी ज़्यादा डेंसिटी होगी, कौन ज़्यादा गैसियस फॉर्म में होगा, कौन ज़्यादा कम गैसियस फॉर्म में होगा? अरे ऐसे में अगर बात करूं, वो रूम टेम्परेचर पे कौन गैस होता है, कौन लिक्विड होता है? केमिस्ट्री पढ़ ली हो ना आप, थोड़ा बहुत तो पढ़े हो गए। रूम टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे कौन गैसियस फॉर्म में होता है, कौन लिक्विड फॉर्म में होता है?
in comparison with H2 and NH3 Sir, H2O is in liquid, NH3 in gaseous form. in gaseous form, exactly. तो आपको लगता है ना कि जो अमोनिया है वो ऊपर ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, और H2O धीरे धीरे नीचे घूमता रहेगा, ऐसे नीचे घूमता रहेगा। आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में? तो जो एक्सेस NH3 और H2O होगा वो फिर से इधर से कुछ NH3 इसमें आ जाएंगे, कुछ मिक्स हो जाएंगे H2O के साथ, मतलब मिक्स हो जाएंगे ऐसा। और ये वॉल्व खुला हुआ है, प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व। प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व का मतलब है प्रेशर को कम करना। जैसे प्रेशर को कम करोगे ये फ्लो कहाँ होगा? देखिए यहाँ पे प्रेशर कम हो गया, यहाँ पर प्रेशर कम हो गया, प्रेशर यहाँ पे कम हो गया, प्रेशर यहाँ कम हुआ तो फ्लो होने लगेगा ना इधर से इधर, इधर से इधर होने लगेगा। तो NH3 और H2O का जो सोल्यूशन होगा जिसमें NH3 बहुत ही कम होगा, क्योंकि NH3 मैक्सिमम ऊपर जा चुका है बिकॉज ऑफ वेपोराइजेशन, कंप्लीटली वेपोराइजेशन। यहाँ पे आप हीट दिए जा रहे हो तो यहाँ पे NH3 सिर्फ NH3 इकट्ठा हो जाएगा। NH3 को एनालाइजर से चेक कर लेते हैं, और एनालाइजर इस जनरेटर के साथ ही लगा हुआ है। एनालाइजर का काम है चेक करना कि NH3 का जो कंसंट्रेशन है वो अप्रोप्रिएट है या नहीं, आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए अप्रोप्रिएट है नहीं है या नहीं। तो यहाँ पे चेक किया जाता है, अगर नहीं होगा तो फिर से और भी गर्म किया जाएगा, और भी गर्म किया जाएगा। और NH3 बस इसमें से एक तरह से ये फिल्टर है, एक तरह से ये फिल्टर है। दो तरह की डेंसिटी वाले पार्टिकल्स को अगर फिल्टर करना है तो क्या करते हैं, या तो गर्म करो या तो ठंडा करो। जो जल्दी ठंडा हो जाएगा वो सॉलिड हो जाएगा, और जो गैस होगा वो गैस बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। ठंडा तो हमको काम करना है, ठंडा करना तो हमारा मेन काम है। वो कैसे कर सकते हैं, वो हमारे लिए वो वाला हमारे पास सिस्टम नहीं है। वो वाला सिस्टम बनाने के लिए हम तो उसके लिए तो कर रहे हैं। तो फिल्टर करने के लिए हमने क्या किया, हीटअप किया। हीटअप किया, जो गैसेस फॉर्म में जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा वो ऊपर चला जाएगा, जो कन्वर्ट नहीं होगा वो नीचे रह जाएगा। एनालाइजर में चेक करते रहेंगे, बार बार चेक करते रहेंगे कि NH3 का कंसंट्रेशन सही है या नहीं है। कम होगा तो फिर से नीचे आएगा NH3, फिर से हीटअप होगा और हीटअप होगा और हीटअप होगा। H2O को निकालता जाएगा वो अपने आप से, H2O को निकालता जाएगा। या H2O और थोड़ा सा NH3 इसके साथ मिक्स होके इसमें आते रहेंगे, ठीक है। और ये साइकिल बनता रहेगा। फिर NH3 यहाँ से निकला बाहर, कंडेंसर में गया। NH3 के पास पूरा का पूरा हीट एनर्जी है, कहाँ से कहाँ तक, इवेपोरेटर से उसने जो एप्पल रखा हुआ था उससे हीट लिया, और वो हीट पूरा यहाँ पे जाके कंडेंसर में जाके निकाल दिया, जहाँ पे हीट बाहर निकल दी। QC यहाँ पे देख रहे हैं आप, कंडेंसर से हीट बाहर निकलेगी, कंडेंसर से हीट बाहर निकलेगी, और इवेपोरेटर में हीट अंदर आएगी। अंदर आ रही कि नहीं है इवेपोरेटर में, QE, राइट। आप हीट कहाँ पे दे रहे हो, और हीट कहाँ पे दे रहे हैं, QG, हीट दे रहे हैं, राइट। यहाँ तक समझ में आ रहा है? आपने हीट और कहाँ पे निकाला था बताइए, और हीट कहाँ पे निकली है तो बताएगा। हीट कहाँ पर निकल रही है, कहाँ पे जा रही है, ये समझ में आ रहा है? कंडेंसर से हीट बाहर निकलेगा या आएगा? बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा। इवेपोरेटर में हीट आएगा या जाएगा? जाएगा, आएगा। इवेपोरेटर में हीट आएगा। एप्पल से हीट इवेपोरेटर में गया है। हमारा सिस्टम कौन है, रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट के पास हीट आई है, ओके, एट द प्लेस ऑफ इवेपोरेटर, ओके। उसके बाद उस इवेपोरेटर को हमने हीट दिया है इन जनरेटर, जनरेटर में हीट दिया है QG, ओके। एक जगह और पॉइंट है जहां पे हमने हीट को बाहर निकाला है फ्रॉम रेफ्रिजरेंट, बताइए कहां पर? कहां पर बताओ? सर एक्सपेंशन नहीं, इस डायग्राम में देखिए, इस डायग्राम में देखिए, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड देखो, यहाँ पे एब्जॉर्बर कूलिंग वाटर। ये कूलिंग वाटर कैसे कूल कर रहा है, देखिए यहाँ से कूलिंग वाटर अंदर जा रहा है, और इस एब्जॉर्बर में कौन है, NH3 और H2O का सोल्यूशन है। H2O का मेनली इसमें H2O का सोल्यूशन है, मेनली H2O का सोल्यूशन है। यहाँ पे ध्यान रहे,
NH3 तो यहाँ से थोड़ा सा बचा हुआ NH3 वो गिर जा रहा है इसके साथ, इसलिए NH3 प्लस H2O का वीक सोल्यूशन है। बाहर जब फिर से NH3 बाहर से आ रही है और इसमें मिक्स हो जा रही है, कहाँ से आ रही है? इवेपोरेटर से, इसमें मिल रही है, उसके बाद यहाँ से ऊपर जा रही है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज मिसिंग हो गई थी, ये कूलिंग वाटर को अंदर डाला जाता है फिर बाहर निकाला जाता है। कूलिंग वाटर अंदर जा रहा है और हीट लेके बाहर निकल रहा है। कूलिंग वाटर अंदर गया और हीट लेके बाहर निकला, कहाँ से? एब्जॉर्बर से। तो यहाँ से जो हीट बाहर निकली है उसको बोलते हैं QA। यहाँ से जो हीट बाहर निकली है वो है QA, ध्यान रहे QA। एब्जॉर्बर से हीट बाहर निकली है QA। ओके, अब यहाँ पे मैं एक सिस्टम बना सकता हूँ। वॉइस फ्लैट कर रही है। 1 सेकेंड, एक बार चेक कर रहा हूँ, 1 सेकेंड। अभी वॉइस क्लियर है? हेलो, आवाज आ रही है? Yes, sir. आज थोड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अगर मैं रेफ्रिजरेशन सिस्टम का ये इमेज बनाऊं कि ये एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम है। अब इसमें हमारे पास 4 तरह की हीट है, 4 तरह की हीट है। देखिएगा, एक हीट बाहर निकल रही है, दैट इज QC, और एक बार और हीट बाहर निकल रही है, दैट इज Q एब्जॉर्बर से। उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद क्या हो रहा है? क्यों, कौन सी हीट अंदर आ रही है? QE आ रही है। कई बार कंफ्यूजन होता है कि एप्पल से तो हीट बाहर जा रही है, तो हम आने की बात क्यों कर रहे हैं? आने की बात क्यों कर रहे हैं? कौन बोलेगा, कौन बताएगा? सर अपन रेफ्रिजरेंट को एज ए सिस्टम मानते हैं। यस, एग्जैक्टली, रेफ्रिजरेंट हमारा सिस्टम है ना कि एप्पल। तो रेफ्रिजरेंट हमारा सिस्टम है, तो सिस्टम पे देखेंगे हमारा हीट आ रहा है कि जा रहा है। ओके, इन चारों हीट में कौन सी हीट हमारी डिजायर्ड इफेक्ट है? कौन सा हीट हमारा डिजायर्ड इफेक्ट है? कौन सा हीट हमारा डिजायर्ड इफेक्ट है? QE QE। डिजायर्ड इफेक्ट हमारा QE है। ओके, जो ये डायग्राम बनाइए आप लोग, डायग्राम बनाइए, ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा ये डायग्राम को। यू कैन ड्रॉ एनी वन, लेफ्ट साइड और राइट साइड, दोनों नहीं करना है, कोई ये करना है। ड्रॉ कीजिए विद इन 2 मिनट्स, जल्दी से ड्रॉ कीजिए रफली। आई विल कम टू यू विद इन 2 मिनट्स।
आवाज आएगा। ड्रॉ कर रहे हैं आप लोग? हो गया? हो गया बच्चों? आपको बस बॉक्स बनाने हैं, इतने डिटेल्ड डायग्राम नहीं बनाना है जैसे वीसीआरएस में किया था। आपको बस बॉक्स बना के दिखा देना, नाम लिखने लायक। उसके बाद आपको डायरेक्शन दिखाना है, नॉट एग्जैक्टली सेम। आपको डायरेक्शन दिखाना है मेनली, और कहाँ पोजीशन है हर एक कंपोनेंट्स की। आई थिंक बन गया होगा, नहीं बना होगा कोई बात नहीं, हम लोग मूव कर रहे हैं आगे। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। और ये आवाज़ आ रही होगी मेरी क्लियर? यस। ओके, तो मैं मैंने स्टेप सारे समझा दिए, नोट्स में आ जाएंगे सारे, वर्किंग कैसे हो रही है। तो सीओपी का फॉर्मूला अगर हमें बनाना हो, और एक और इस पे वर्क भी हो रहा है कुछ, बताइए कहाँ पे वर्क हो रहा है? कोई वर्क है बताइए, कौन सा ऐसा पार्ट है, कंपोनेंट है जहाँ पे वर्क करना पड़ रहा है मैकेनिक, पंप। जिसमें हमें एनर्जी देनी पड़ेगी अलग से? पंप, एग्जैक्टली। वर्क ऑफ द पंप का वर्क करना पड़ रहा है ऑन द रेफ्रिजरेशन, वर्क ऑफ द पंप। ओके, तो सीओपी क्या होता है? देखिए सीओपी क्या होता है, हमें पता है सीओपी का बेसिक फार्मूला क्या है, द डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइडेड बाय द एनर्जी इनपुट। एनर्जी इनपुट, वर्क इनपुट, एनर्जी इनपुट। एक्चुअल में ये होना चाहिए एनर्जी इनपुट, जो ह्यूमन बीइंग एनर्जी देने वाला है, एनर्जी इनपुट। द डिजायर्ड इफेक्ट क्या है हमारा? क्यूई, हीट एनर्जी extracted to the evaporator from the outside environment, QE। एनर्जी इनपुट देखिए क्या क्या है, एक ये है QG, जनरेटर में दे रहे हैं हम लोग, पावर दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल पावर या थर्मल एनर्जी, QG प्लस वर्क टू द पंप, वर्क ऑफ द पंप, ठीक है। दिस इज द COP। ओके, अब यहाँ पे टेम्परेचर, कई सारे जगह पे टेम्परेचर भी बदल रहा है, तो टेम्परेचर के भी टर्म में हमको COP याद रखना है, ठीक है। अब ये बताओ, मैं लिख रहा हूँ टेम्परेचर 3-4 चीज़ों का, आप लोग बताइएगा कहाँ पे कौन सा रिलेशन सही है। TG, एक टेम्परेचर है आउटसाइड टेम्परेचर, और एक है इवेपोरेटर टेम्परेचर।
इन तीनों टेम्परेचर में रिलेशन कौन सा करेक्ट है बताइए? ये सही है, ये है इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर। बताइए कौन सा रिलेशन सही है? सर फर्स्ट वाला। जनरेटर का टेम्परेचर फर्स्ट वाला, ये वाला सही है, ये वाला गलत है। ठीक है, तो अगर हम इसको एक सीक्वेंस में लिखें ऐसे, टीजी ऊपर से नीचे तक, टीजी, टी नॉट एंड टी ई। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों को लेके हीट कहाँ से कहाँ निकालनी है हमको, हीट कैसे निकालनी है? इवेपोरेटर से। ठीक है, इवेपोरेटर से। ये कम टेम्परेचर और ये सबसे ज़्यादा टेम्परेचर। तो ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे कोई चीज़ अगर बनती है तो उसको बोलते हैं, जैसे कम टेम्परेचर पे कोई भी चीज़ बनती है उसको बोलते हैं रेफ्रिजरेशन। तो रेफ्रिजरेशन का क्या होता है? COP। और हाई टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर पे कोई चीज़ काम कर रहा है उसको बोलते हैं इंजन। ये रेफ्रिजरेशन। और यहाँ से इंजन, और इंजन का क्या होता है? एफिशिएंसी या COP? एफिशिएंसी या COP? एफिशिएंसी, एफिशिएंसी होती है हीटर। ठीक है, तो अगर दो टेम्परेचर है हमारे पास, एक हाई एक लो, एक हाई है और एक लो है, एफिशिएंसी का क्या होता है उसका? हमने निकाला था फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट स्टेटमेंट, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, केपी स्टेटमेंट, याद है? क्या होगा फॉर्मूला फॉर द एफिशिएंसी इन द टर्म्स ऑफ टेम्परेचर? 1 माइनस टी नॉट अपॉन टी जी, लोअर अपॉन हायर टेम्परेचर। COP क्या होता है, क्या होगा इस दोनों टेम्परेचर की बात की जाए तो? इन दोनों में लोअर कौन है? टी नॉट और टी में कौन लोअर है? कौन है? TE। so TE upon T नॉट माइनस T, इट इज द COP ऑफ रेफ्रिजरेशन। अगर रेफ्रिजरेशन, अगर VCRS बनाया जाए, हम लोग VCRS सिस्टम बनाया जाए इन दोनों टेम्परेचर के बीच में, तो COP ऑफ रेफ्रिजरेंट क्या होगा? TE अपॉन T नॉट माइनस T। उसके बाद अगर इंजन बनाया जाए अगर जनरेटर को और ये रूम टेम्परेचर को यूज़ करके, तो उसकी एफिशिएंसी होगी ये। तो यहाँ मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ दोनों के लिए, मैं डेरिवेशन नहीं है आपके सिलेबस में, तो डेरिवेशन नहीं है आपको। डेरिवेशन आपको हीट के टर्म में पता होना चाहिए, एनर्जी के टर्म में, और एक टेम्परेचर के टर्म में। तो आपको COP पता होना चाहिए। तो COP ऑफ VARS होता है, VARS इज रेफ्रिजरेशन सिस्टम है तो COP ही निकलेगा ओवरऑल। ये होता है, ये एक रेफ्रिजरेंट का है, ये इंजन का। एफिशिएंसी ऑफ रेफ्रिजरेटर, सॉरी एफिशिएंसी ऑफ इंजन मल्टीप्लाई बाय COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। ये होता है फॉर्मूला किसके लिए? VARS के लिए। अल्टीमेटली क्या आ जाएगा हमारे पास? अल्टीमेटली क्या आ जाएगा? फॉर्मूला क्या बनेगा? COP for VARS will be 1 minus TO upon TG multiplied by TE upon TO minus TE। नोट कीजिए इसको फॉर्मूला। इसको याद करने का तरीका मैं बताया हूँ मैं कि 2-3 टेम्परेचर हैं, तीनों टेम्परेचर के सीक्वेंस लिखिए और टू हायर टेम्परेचर के साथ इंजन का एफिशिएंसी लिखो और 2 लोअर टेम्परेचर के साथ रेफ्रिजरेंट का COP लिखो, रेफ्रिजरेटर का COP लिखो और दोनों को मल्टीप्लाई करो। दैट विल बी द COP ऑफ वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। नोट हो गया बच्चों?
हो गया। देखिए स्टूडेंट 70 हो गए धीरे धीरे। अटेंडेंस का टाइम आ गया। मैं अटेंडेंस ले चुका हूँ 2 बार। हो गया, नोट हो गया। वर्किंग जो है एक एक कंपोनेंट्स की कैसे कैसे पास कर रहा है रेफ्रिजरेंट कहाँ कहाँ, ये वर्किंग का जो स्टेटमेंट्स हैं आपको इतना तो समझ में आ गया जितना मैंने बताया, वो मैं इस नोट्स में ऐड कर दूंगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा उससे। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम फ्रॉम VCRS एज वेल एज VARS। VCRS का नोट्स अगर हम लोग देखें उसके लिए फॉर्मूला हमने देखा था, दिस इज द फॉर्मूला फॉर VCRS। लास्ट वन इन टर्म्स ऑफ हीट आल्सो इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी। एंथैल्पी की यूनिट क्या होती है? किलो जूल पर केजी या फिर जूल पर केजी, ठीक है, ध्यान रहे जूल पर केजी इज द यूनिट। तो जल्दी से साइंटिफिक कैलकुलेटर बाहर निकालिए। वी आर गोइंग टू सॉल्व सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन VCRS एंड VARS। न्यूमेरिकल एक टेबल गिवन है, एक टेबल गिवन है। प्रेशर, एंथैल्पी, HFG, मैं बताऊंगा HFG क्या होता है। ये है HF, ये है HG। HG प्रेशर एक बार है, 2 बार, एक बार मतलब 2 बार्स is a pressure and second one is a 10 bar pressure. There are 2 position of the refrigerant. First position is 2 bar and second one is 10 bar. Okay, HF at 2 bar, HF at 2 bar is 5 joule per kg है unit। 5 at 10 bar, HF at 10 bar is 10। HFG at 2 bar, चलिए HFG नहीं given, sorry, HFG नहीं given, only HG is given। HG at 2 bar is 50, HG at 10 bar is 150, ठीक है। अब देखिए HG और HF क्या होता है इन TS डायग्राम, ये शॉर्ट नोट्स है, इसके साइड नोट है ये। For solving this numerical problem, you have to understand what is HG, what is HF. Okay. Okay. देखिए ध्यान से, मैंने बताया था TS डायग्राम अगर है ये TS डायग्राम, तो यहाँ पे 2 पोजीशन है, एक यहाँ पे पोजीशन है, एक ये पोजीशन है। तो एक प्रेशर बार प्रेशर की है, सपोज ये 10 बार की है, और दूसरी है, मैं इसी क्वेश्चन में समझा दे रहा हूँ, और ये 2 बार, ठीक है, ये 10 बार, दूसरा क्या है 10 बार है, और ये लाइन है 2 बार। ओके, प्रोसेस कैसे हो रहा है वो क्वेश्चन में अभी दिया जाएगा, अभी आपको दिया नहीं गया है। तो HG और HF क्या है, ध्यान से देखिएगा। HG क्या है यहाँ पर, HG, G का मतलब गैसियस फॉर्म या वेपर फॉर्म, ये वेपर का साइड है, ये गैसियस फॉर्म है, सॉरी ये लिक्विड फॉर्म है, और बीच में क्या है L+V।
V का मतलब ये G, गैसियस फॉर्म, ठीक है। तो ये Hg मतलब है जब गैसियस फॉर्म में बदलने वाला है, गैसियस फॉर्म में बदलने वाला है उस समय उसकी एंथैल्पी क्या है। तो 2 पॉइंट्स है जहाँ पे गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका होगा, यहाँ और यहाँ। और लिक्विड का फॉर्म में मतलब F का मतलब है फ्लूइड, HF मतलब है फ्लूइड, लिक्विड के फॉर्म में, ठीक है। लिक्विड के फॉर्म में HF फ्लूइड, फ्लूइड के फॉर्म में फ्लो हो रहा है, वेपर नहीं है, फ्लूइड है, ओके। तो फ्लूइड के दो दो पोजीशन है, एक यहाँ है F और एक यहाँ F है। यहाँ पे एक बार गैस है और यहाँ पे एक बार गैस है, ठीक है। 2 बार गैस है यहाँ पे, 2 बार गैसेस के फॉर्म में चेंज हो रहा है, यहाँ पे चेंजिंग आ रही है, ओके, करेक्ट है। सही है। सही है बच्चों, बताओ। Yes, sir. ओके ओके गुड। अच्छा, ये टेम्परेचर गिवन था, टेम्परेचर गिवन मैंने भूल गया मैं। यहाँ पे यहाँ पर है 2 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ पर है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसी प्रेशर पे टेम्परेचर एक बार चेंज हो रहा है, गलत कर दिया था, लिखा नहीं था करेक्टली। ये 150 है और टेम्परेचर 10 नहीं, सॉरी 10 नहीं, 70। और एक बार टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ पे जो Hg था, Hg है 200 जूल पर के जी। 10 बार पे ही 2 बार टेम्परेचर है, 10 बार पे, ठीक है। अब देखो ये टेबल से कैसे प्रोसेस हो रही है, ध्यान से देखिएगा प्रोसेस कैसे हो रही है। देखो 2 बार है HF है कितना 5, टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब यहाँ पर है 2 डिग्री सेंटीग्रेड ये है, और ये टेम्परेचर कितना है 70। और ये वाला टेम्परेचर देखो ध्यान से एक बार, यहाँ पर 7 से ऊपर, 70 से ऊपर, 70 से ऊपर 80 कहीं यहाँ होगा, 80 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ से मैं कट करूँगा, यहाँ पे पॉइंट आएगा, ठीक है। अब रेफ्रिजरेंट देखो ध्यान से क्या हो रहा है, रेफ्रिजरेंट क्या हो रहा है, कंप्रेस हुआ यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद वापस आया उसी प्रेशर पे, कंडेंस हुआ और यहाँ पहुँचा। पूरा तरह से कंडेंस होने के बाद एक्सपेंशन डिवाइस में गया और एक्सपेंड हो गया और यहाँ पहुँच गया, ठीक है। यहाँ पहुँचने के बाद ये इससे मिल गया वापस, इवेपोरेटर के बाद इससे मिल गया, ये ऐसे डायरेक्शन मिल जाएंगे पूरे। अब हमें COP पता है, COP क्या होता है, COP फॉर द रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज 1 2 3 4। क्या होता है बताइए, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहाँ है, 4 to 1, H1 माइनस H4 डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट कंप्रेसर में हो रहा है सिर्फ, दैट इज H2 माइनस H1, ओके। अब यहाँ से बताइए H1 कितना है, H1 कितना है, H1 कितना है, कोई बताएगा। H1 इज 50, 2 बार पर 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना है Hg देखेंगे, HF नहीं Hg, क्यों देखेंगे Hg, गैसियस फॉर्म है यहाँ पर है, तो H1 इज 50, गुड। H4 बताओ, H4 के लिए कुछ दिया है क्या, H4 तो लिक्विड और गैस में है ना, अंदर L+ भी है यहाँ पे, तो कैसे निकालेंगे फिर, बताओ कोई बताएगा। VCRS में देखिए ध्यान से, मैंने बताया था 3 to 4 क्या है प्रोसेस,
isenthalpic. Process number 3 to 4 is isenthalpic expansion. मतलब H3 equals to H4, H3 equals to H4, H4 equals to H3. H3 कितना है, कोई बताएगा? कितना प्रेशर है वहाँ पे? H3 पे कितना प्रेशर है? 150. H3 पे प्रेशर कितना है? 10 बार. H3 पे प्रेशर पूछ रहा हूँ मैं, कितना है? 10 bar. 10 बार. टेम्परेचर 70. 70. उस पे HF लिया जाएगा या HG? HF लिया जाएगा. तो HF कितना है? 5. Oh, 10. 10 जूल पर केजी. ये H4 के बराबर ही है. नेक्स्ट है H2 निकालना. H2 क्या है बताइए? H2 कितना है? H2 का पोजीशन बताओ क्या है? 2. सेकंड पॉइंट. यहाँ पे क्या है? कितना प्रेशर है? प्रेशर 10 बार. 10 bar. टेम्परेचर कितना है? सेंटीग्रेड. 80. उस पे HF निकालेंगे या HG निकालेंगे? HG कितना है वो? 200. ओके. अब COP में रख दीजिए. COP बताइए कितना आएगा? COP बताओ कितना आएगा? H1 is 50 minus H4 is 10 divided by H2 is 200 minus H1 is 50. 40 upon 150. सही है. 0.2. यस. 0.2. 0.26. 0.2 तो बहुत कम हो जाएगा. 0.26 थोड़ा और भी इसकी वैल्यू आगे तक निकालिए. कितने लोगों ने वाइवा रेडी कर लिया या अभी और टाइम चाहिए? और भी टाइम चाहिए? सर वाइवा उनको ही देना है जिसका अटेंडेंस. हाँ, उसी का है जिसका अटेंडेंस कम है. और कम है तो ऐसा नहीं कि आप एक लेक्चर देके एक वाइवा और ये आपका जो परसेंटेज क्राइटेरिया है वो उसको फुलफिल करे. बस आप ज़्यादा अटेंडेंस लेके ज़्यादा परसेंटेज भी बना सकते हो. ये नहीं कि बस जस्ट बॉर्डर को क्रॉस करना है. ठीक है, जस्ट बॉर्डर को क्रॉस करने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए भी. ये अटेंडेंस का तरीका जो है ये पढ़ने के लिए ही मैंने बनाया है. पढ़ के आप लेक्चर अटेंडेंस को पाएंगे. अगर मैं असाइनमेंट दे देता तो असाइनमेंट तो कोई भी छाप देगा. पढ़ के आपको देना होगा. तो इसके लिए मैंने बनाया है. तो अटेंडेंस उसी को देना है जिसका अटेंडेंस कम है. अटेंडेंस कितना कम है वो मैंने बताया था. अगर वो अटेंडेंस आप पा जाते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आप मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि और भी अटेंडेंस लेने की कोशिश कीजिए सो दैट आप पढ़ सकें. अब बॉर्डर पे आना चाहते हो कोई बात नहीं, आप बॉर्डर पे भी आ सकते हो. ऐसा नहीं कि आप 75 जो मैंने क्राइटेरिया दिया वो जस्ट उसके पास पहुँचे वो भी सफिशिएंट है. वो अभी तक सफिशिएंट जब मैंने अभी अटेंडेंस भेजा था तब तक के लिए. ठीक है. तो VRS का न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में. अभी इतना ही काफ़ी है. तो जो मैं अभी नोट्स इसमें नीचे ऐड करूँगा वो जो प्रोसेस है 1 by 1 VRS में हर एक पॉइंट से कैसे कैसे क्या हो रहा है, कौन सा प्रोसेस हो रहा है, कैसे हीट ट्रांसफ़र हो रही है अंदर बाहर. जैसे कि बाकी 3 कंपोनेंट का पता चल गया था आपको. जनरेटर एब्जॉर्बर का सिस्टम नहीं समझ में आया होगा. फिर भी मैंने काफ़ी बताया इसमें कैसे हो रहा है सिस्टम. NH3 और H2 का सोल्यूशन कैसे हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, फिर से वापस जाके वाटर बाहर वापस आ रही है, फिर से उस सोल्यूशन में मिक्स हो रही है, उसके साथ NH3 मिक्स हो रहा है और NH3 अपना हीट कुछ वाटर को दे रहा है, वाटर बाहर निकाल दे रहा है. ठीक है. और वो फिर से जाके हम लोग हीट दे रहे हैं. क्यों? ऊपर जाके जनरेटर में, ताकि H2O वो बाहर निकल सके. किससे? NH3 से. और एनालाइजर लगा हुआ है NH3 का कंसंट्रेशन चेक करने के लिए. राइट. सो दिस इज all about the today's lecture and I think आपका स्टार्ट होने वाला होगा मिड टर्म. आने वाला होगा नोटिस. आई थिंक मिड टर्म स्टार्ट होने वाला होगा. सो प्लीज improve your attendance up to the mark.
so that you can make sure that your copy will be checked by हो सकता है by your parents only. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you all. 73 स्टूडेंट हो गए अभी. ओके सर. ओके, अब मैं आज आइडेंटिफाई करने वाला कि कौन से स्टूडेंट बाद में ज्वाइन करते हैं. आज मैं आइडेंटिफाई करने वाला हूँ. आई एम गोइंग टू मेक 2 rows for the attendance Excel sheet, Google sheet. Make 2 rows and I will identify who are attending the lecture at the last, just for the attendance. मैंने बताया आप ज्वाइन मत करो, उससे अच्छा है मैसेज करो सर मुझे अटेंडेंस चाहिए. ठीक है. ओके, थैंक यू ऑल. Thank you, Thank sir. you, sir. Bye. थैंक यू सर.